बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है डे 2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, ISO 9001 2015 का लेक्चर 2 है, डे 2 का। आज का हमारा पहला टॉपिक है जो वो है चेकलिस्ट का। ठीक है कि एक चेकलिस्ट क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। चेकलिस्ट क्या है? बेसिकली ये एक लिस्ट है जिसके अंदर जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड होती हैं ऑडिट के दौरान हम उनको इनलिस्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी जब जब इसकी ज़रूरत पड़े हम आसानी उसमें से चीज़ें जो हैं वो पूरी कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ रहेगी नहीं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप एक चेक लिस्ट बना लेते हैं, नॉर्मली आप देखते हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले जब लिस्ट बना लेते हैं तो फिर कोई भी चीज़ उसमें से रहने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नॉट नेसेसरी बट वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ये लाजमी नहीं है। देखें, ये किसी भी ऑडिट के दौरान, इंस्पेक्शन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इंश्योर्स, लेकिन इसकी अहमियत अपनी जगह पे कायम है। इंश्योर्स ऑडिटर्स स्टिक टू प्लान। इसका मकसद ये है कि ऑडिटर्स जो हैं वो प्लान के मुताबिक चलते रहें। इंश्योर सैंपल इज बैलेंस्ड, जो सैंपल लिया गया है चीज़ों का वो बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब एक रैंडम सैंपल हो और वो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन जिसमें से वो सैंपल उठाया गया है उस पूरे की तर्जुमानी करता हो, उस पूरे के पूरे सैंपल के ऊपर उसकी जो है ना अक्कासी करे, उसमें से आपको हर चीज़ जो है वो समराइज्ड करके दे। सेव्स टाइम, इससे आपको ये नहीं होता, ये बार बार नहीं देखना पड़ता यार ये चीज़ की है नहीं की है। जब चेकलिस्ट सामने होगी तो आइडिया हो जाता है कि फलां काम हो चुका है, फलां रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है या कि नहीं हुई। क्लैरिटी ऑफ पर्पस इन एविडेंस कलेक्शन, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये एविडेंसेस हैं जो हमें रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द ऑडिट, ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो वो आपके ऑडिट भी कलेक्शन में इजी हो जाएगा। रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स, और उससे क्या फायदा होगा कि एक बार अगर आपकी डिटेल लिस्ट है, जिस तरह एक लिस्ट की पूरी फाइल मैंने पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है ऑडिट चेकलिस्ट के हवाले से, तो आप उस ऑडिट चेकलिस्ट के हवाले से आप पूरा लेक्चर उसमें देख सकते हैं कि उस लेक्चर में क्या है कि ऑडिट चेकलिस्ट के हवाले से मैंने A to Z जितनी भी चीज़ें उसमें आ सकती हैं वो मैंने सारी की सारी मेंशन कर दिया। वो लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद है। रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर ऑडिट्स की नेक्स्ट टाइम जब हमने ऑडिट परफॉर्म करना है तो हम इसी चेकलिस्ट को लेके चलेंगे। अब हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ चेकलिस्ट, कि चेकलिस्ट के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। रिक्वायर्स एक्सपर्टीज टू डेवलप एंड यूज, अंडरस्टूड है। अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो माइट भी पॉसिबिलिटी है कि ट्रिवियल चीजें उसमें ऐड हो जाएं, और मतलब गैर जरूरी चीजें ऐड हो जाएं, और वाइटल वंस को जो अहम है, जो ऑडिट का पार्ट है, वो रह सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाजमी बात है कि इसको डेवलप और यूज करने वाला आपका कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। The auditors must be sure clear as to what evidence is sought and why. ऑडिटर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा एविडेंस सॉर्ट आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, और उसके पीछे वजह क्या है और उसकी रेलेवेंसी क्या है इस ऑडिट के साथ, उसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये चीजें वो मेक श्योर करेगा। नैरोज पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसमें क्या होता है जब आप चेकलिस्ट बना लेते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एज अ एडिशन आ सकती हैं, लेकिन इस चेकलिस्ट की वजह से उनके लिए या उनको जगह देना जो है वो पॉसिबल नहीं रहता। रिक्वायर्ड सिचुएशनल अवेयरनेस टू यूज चेकलिस्ट, सिचुएशनल चेकलिस्ट बड़ी जरूरी है। ऐसा ना हो कि एक ऑडिटर टीम अपने एक ऑफिस में बना के एक चेकलिस्ट ले जाती है, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे जाती है, ऑन साइड ऑडिट पे जाए, तो वो बहुत सारी चीजें नहीं होती। इसीलिए डेस्कटॉप ऑडिट से पहले एक विजिट होता है साइट का, वो लाजमी तो नहीं है लेकिन अगर कर लिया जाए तो चेकलिस्ट बनाने में भी आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सेपरेट चेकलिस्ट नीडेड फॉर ईच फंक्शन, हर फंक्शन के लिए आपको अलग चेकलिस्ट चाहिए, ये तो अंडरस्टूड है, वरना उसकी सफिशिएंसी और सुटेबिलिटी के ऊपर आपको जो है ना मसाइल दरपेश होंगे। रिक्वायर एनालिसिस एंड एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स, और उसके बाद
आपने ये देखना है कि लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस किया, जो एवेल्युएशन की, आपने लास्ट टाइम जो चेकलिस्ट यूज की, तो उनके आप एनालिसिस करेंगे, उनकी एवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट्स करेंगे कि आया वो चेकलिस्ट ने हमारा पर्पस फुलफिल किया है या हमारा पर्पस सर्व किया है या जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम थी और इररेलेवेंट चीजों को लेके हम चलते रहे। गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग चेकलिस्ट, चेकलिस्ट बनाते हुए आपको ये चीजें ध्यान में रखना पड़ेंगी। क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंटेड सिस्टम क्या है, उस सिस्टम से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। बेंचमार्किंग कैसी है, बेंचमार्किंग बोलते हैं कंपैरिजन को। होता क्या है कि बेसिकली ये दो तरह से हो सकता है। एक ये कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टारगेट को, एक गोल को बेंचमार्क कर दिया कि यू हैव टू अचीव दैट, और उसको सामने रखते हुए जब आप अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेंगे तो वो भी बेंचमार्क है। लेकिन रियल सेंस में अगर आप बेंचमार्किंग पे जाते हैं तो बेसिकली टू सेम टाइप्स ऑफ और टू और मोर देन टू सेम टाइप, आप अगर इसको पूरी तरह डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं अ कंपैरिजन बिटवीन two or more than two same type of organizations for the same purpose, तो इसको हम बेंच मार्किंग बोलते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक्सपीरियंस, क्रॉस रेफरेंस विद क्राइटेरिया, क्यूएमएस क्लॉज। उसके बाद क्यूएमएस की क्लॉजेस जो है वो भी हमसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती हैं, तो हमें उसको भी एड्रेस करना है कि जो इंफॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू क्यूएमएस क्लॉज, वो भी हमें कंसीडर इसके अंदर करना पड़ेगा। स्पेसिफिक टू द प्रोसेस और फंक्शन, रिजल्ट ओरिएंटेड, इससे हमें कोई रिजल्ट लाजमी हासिल होना चाहिए, वरना इस प्रैक्टिस का हमें कोई फायदा नहीं है। देन वी हैव ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है कि बेसिकली अब हम ऑडिट करने जा रहे हैं या करना स्टार्ट करना है, तो उससे पहले एक प्रोग्राम बनता है, एक तरतीब, एक सीक्वेंस बनता है। जिस तरह आप कोई इवेंट करते हैं उसका पूरा प्रोग्राम होता है, फला चीज इस टाइम पे ये बंदा परफॉर्म करेगा ऐसे, इसी तरह ऑडिट के अंदर भी पूरा ऑडिट प्रोग्राम बनता है। अरेंजमेंट्स फॉर अ सेट ऑफ वन और मोर ऑडिट्स प्लान्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक पर्पस सच दैट ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। मतलब ये है कि पूरी की पूरी हम अरेंजमेंट्स करेंगे कि जो हमने ऑडिट प्लान किया हुआ है उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में और जिस मकसद के लिए किया जा रहा है उस पर्पस पे रहते हुए उन ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो अरेंजमेंट्स हम करेंगे वो ऑडिट प्रोग्राम में आएगी। It includes documented procedures, number of inspections, internal and external audits to be carried out for a specific time frame, objectives and purpose क्या है, financial requirements होंगी audit program के लिए, then human resource requirement के ऑडिटरी टीम से क्या चाहिए, ऑडिटर टीम में कौन कौन होगा, ये सब चीजें, competency requirement, competency जी बहुत ज्यादा लाजमी है, नॉलेज एबिलिटी ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस कैट जो होता है, तो इसमें कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को, इनकॉम्पिटेंट लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो वो इसकी पूरे के पूरे प्रोग्राम की हेल्थ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। ऑडिट प्लान, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड अरेंजमेंट्स फॉर एन ऑडिट। ऑडिट प्लान क्या होता है कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज, आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी अरेंजमेंट क्या है कि एक ऑडिट को परफॉर्म होते हुए हमें क्या क्या चीजें उसके अंदर रिक्वायर्ड है। देन वी हैव ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान इट इंक्लूड्स ऑडिट स्केड्यूल, कब से कब तक का स्कोप होगा, क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें उसके अंदर एड्रेस होंगी, ऑडिट मेथड क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगा, मतलब कि अगर बहुत बड़ी नंबर है तो उसमें से कितना नंबर हम उठाएंगे, 30%, 40%, 50%, कितना। लेकिन एक आइडियल नंबर जो होता है वो 30% होता है एज टोटल में से। अगर आप सैंपल लेना चाहते हो तो 30% टोटल पॉपुलेशन का उठाया जाता है, लेकिन डिपेंड करता है, वेरी कर सकता है नेचर ऑफ वर्क से या डिफेक्ट से, या सैंपल एक जैसा उठाया गया, रैंडम नहीं था, तो वो फिर आप मजीद उसके ऊपर जा सकते हैं। रिपोर्टिंग मेथड्स क्या है, suggestions, recommendation if agreed 1P and 2P, first party audit and third or second party audit. Note, in third party auditing the auditors cannot suggest provide consultancy, वो वहां पर yes no करके चले जाएंगे, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड
नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल एवेल्युएशन कर रहे हैं। तो इस वजह से ऑडिट प्लान क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेस ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज, ऑडिट एक्टिविटीज किस रफ्तार से आपकी परफॉर्म होंगी, टाइम फ्रेम फॉर द ऑडिट, ऑडिट कितनी देर में कंप्लीट होगा, डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ ऑडिट, कितना इसका फैलाव है और कितनी गहराई में चीजों को देखा जाएगा, कितनी गहराई में चीजों को एनालाइज किया जाएगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अमंग्स्ट ऑडिट टीम मेंबर, ऑडिट टीम के अंदर कौन कौन से लोग हैं और उनका क्या क्या काम होगा, इंश्योर्स प्रॉपर कवरेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन कैलकुलेट्स लेसर रिस्क इन ऑडिट फाइंडिंग्स, वो लेसर रिस्क की चीजों को हम लेके चलेंगे, ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन फॉर ऑडिटी, के एडमिनिस्ट्रेशन की या ऑडिटी टीम की प्रिपरेशन क्या होगी, उनको आपने एक आसान, एक इजी, एक कंफर्टेबल जोन देना है ताकि चीजें जो हैं वो बेहतर तरीके से हो सके और बेहतर तरीके से सामने आ जाए। अच्छा जी, देन आता है हमारे पास ऑडिट स्केड्यूल, द एलोकेशन ऑफ टाइम, ये जो टाइम मुहैया किया जाएगा, डेट एंड अ नेम ऑफ ऑडिटर फॉर ईच प्रोसेस टू बी ऑडिटेड, नोट द स्केड्यूल इज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्लान इवन इफ इट इज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। ऑडिट स्केड्यूल बेशक एक सेपरेट डॉक्यूमेंट है लेकिन ये ऑडिट प्लान का हिस्सा है जिसमें टाइम, डेट, नेम ऑफ ऑडिटर, क्या प्रोसेस करेगा, कौन सा ऑडिटर करेगा, कौन सा प्रोसेस ऑडिट होगा, ये सब चीजें मेंशन होंगी। अच्छा, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अब ये डे 2 आप कहेंगे कि पूरे डे का लेक्चर कैसे इतना है, बेसिकली इससे रेलेवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इससे इससे रेलेवेंट आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इससे रेलेवेंट आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो बुक के अंदर मौजूद है। इसलिए आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट है, डे 2 का लेक्चर शॉर्ट सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अदरवाइज ऑडिट स्केड्यूल, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, चेकलिस्ट, इस सारी चीजों का जो मैनुअल्स मुझसे आप लोग ले चुके हैं और जिसके पास नहीं है वो मुझसे ले सकता है थ्रू व्हाट्सएप, या ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप ईमेल पे रिक्वेस्ट भेजें, तो उस पे जैसे ही आपकी टर्न आएगी तो आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो इसमें जो ज्यादा मटेरियल है वो बुक के अंदर जो इसका नोट्स बने हुए हैं उसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, बहुत जल्द इसके थर्ड डे के लेक्चर में, लेक्चर 3, डे 3 के अंदर आपसे मुलाकात होगी और वो थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर है जिससे हमारा पहला लेक्चर डिटेल था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।